संयुक्त राज्य अमेरिका आज ईरान से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। एक 60 दिन का ऑनलाइन समझौता बिना समारोह के, अंग्रेजी, अरबी और फारसी संस्करण में, ताकि फारसी लोग चाहें तो हस्ताक्षर कर सकें। और पहला ख्याल आता है, ट्रंप आखिर कर क्या रहे हैं? आखिर वो इस संघर्ष को किस दिशा में ले जा रहे हैं? वो जो बातें कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं और फिर उसका बिल्कुल उल्टा क्यों बोल रहे हैं? वो कब समझेंगे? या क्या वो समझते हैं कि ईरानी उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं? वो सोचते हैं वो किसके साथ खेल रहे हैं? ये क्या बकवास है? हम सब पिछले हफ्ते के बीच में हैरान परेशान थे और यही सोच रहे थे। मैंने पिछले हफ्ते एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड और एडिट किया था जिसे शुक्रवार को इन्हीं सवालों के साथ रिलीज करना था, क्योंकि मुझे पता था कि आप में से कई लोग मेरी तरह हैरान थे, खासकर पिछले हफ्ते की शुरुआत में हुई घटनाओं के बाद। फिर हालात बदल गए। मुझे लगा मेरे पास जवाब हैं, लेकिन हकीकत ने हाल ही में सुनी सारी भविष्यवाणियों, आकलनों और टिप्पणियों को गलत साबित कर दिया। हमें क्या क्या नहीं बताया गया था। ट्रंप ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। नेतन्याहू भी ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। राजनीतिक मजबूरियां सबको रोक देंगी। वर्ल्ड कप नजदीक था, पूरी दुनिया देख रही थी। और फिर एक मोड़ आया। इजराइल ने हमला किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमला किया। सिर्फ हमले नहीं, बल्कि साफ संदेश भी। अगर कोई समझौता नहीं होता तो दबाव और हमले जारी रहेंगे। लेकिन फिर सब कुछ एक बार फिर बदल गया। ट्रंप ने हमला रोका। गुरुवार रात वर्ल्ड कप शुरू हुआ। शुक्रवार आया और मामला पूरी तरह बदल जाता है। वे फिर समझौते के करीब है। ईरान फिर, माना जाता है, विवरण जारी करता है। हम फिर से हैरान रह गए। ईरान को लगा उन्होंने ट्रंप को पूरी तरह समझ लिया। बड़ी गलती, बहुत बड़ी। अब उसे शॉपिंग के लिए जाना होगा। और मैं सोच रहा हूं इस एपिसोड से मैं क्या बात कहना चाहूंगा। लेकिन वीकेंड पर मैं फिर अपनी पहली सोच पर लौटा। ठीक है सब लोग, चलिए रुकते हैं और गहरी सांस लेते हैं। टीडीएस के फैलाव को रोकने के लिए आपको मास्क की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है। मध्य पूर्व में घटनाएं और खासकर ईरान की स्थिति रोज बदल रही है। और जो हम जानते हैं उसके आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप की खास शैली है जानबूझकर अप्रत्याशित बने रहना। इसे आप हथियार की तरह इस्तेमाल की गई अप्रत्याशितता कह सकते हैं। वो भ्रम को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप सबको, यहां तक कि अपने सबसे वफादार समर्थकों को भी अंधेरे में रखते हैं और उनकी अगली चाल का अंदाजा लगाना मुश्किल कर देते हैं। तो जैसे वो हैं, वो ईरानी शासन को लकवाग्रस्त कर देने वाली पैरानोइया की स्थिति में रखते हैं। ये कैसे काम कर रहा है, मैं जल्द ही विस्तार से बताऊंगा। जैसा कि मैंने कहा, जो हुआ और आगे क्या होगा, इस पर कई सवाल हैं। बातचीत करने की अनगिनत कोशिशों और ईरानी शासन से समझौता करने के लगातार प्रयासों पर अचानक रोक लग गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें मौका देकर संदेश भेजने का फैसला किया। हम इसे मेरे तरीके से कर सकते हैं या मैं इसे उस तरीके से कर सकता हूं जिसे आप समझते हैं। मेरा मतलब है कि ये समझने के लिए कि चीजें जैसी हो रही हैं वैसी क्यों हो रही हैं, हमें देखना होगा कि ईरान कैसे काम करता है। ईरानी अपने प्रतिद्वंद्वियों का बारीकी से अध्ययन करते हैं। वे कमजोरी को पहचानते हैं और हिचकिचाहट को महसूस करते हैं। वे ठीक ठीक जानते हैं कि असली खतरे और सिर्फ सुर्खियां बटोरने वाले खतरे में कैसे फर्क किया जाए। ईरानियों ने समझा कि हर कड़ी अमेरिकी प्रेस विज्ञप्ति के पीछे बड़ी जंग से बचने, कूटनीति अपनाने और किसी भी तरह समझौता करने की इच्छा छुपी है। और जब यही छुपा हुआ संदेश वे बार बार सुनते हैं तो वे अपने खुद के निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यहां निवारक शक्ति की धारणा भी उतनी ही अहम है जितनी असली ताकत। क्योंकि जिस पल आपका दुश्मन ये मानने लगे कि आप किसी भी कीमत पर समझौता करना चाहते हैं, वो बार बार आपकी सीमाओं की परीक्षा लेने लगेगा। सबक सीधा है, इजराइल को देखिए। ईरान ने इजराइल को परखा। पिछले सोमवार को हमारे हमलों के बाद साफ है कि इस समय ईरान को इजराइल से ज्यादा डर है, अमेरिका से नहीं। ईरान जानता है कि इजराइल पर हमला किया तो जवाब घातक होगा। ईरानियों को पता है कि जब इजराइल एक लाल रेखा खींचता है तो इजराइल सच में उसे लागू करता है। अब स्थिति ऐसी है, पहले हम ऐसे नहीं थे। ये बदलाव 1 साल पहले हुआ था। अब वे इजरायली सोच समझते हैं। वे जानते हैं कि जब हम मान लेते हैं कि हमारी पीठ दीवार से लगी है तो हमारी प्रतिक्रिया तेज, बिना किसी रियायत के और उनके लिए विनाशकारी होगी। ये उन्होंने कठिन तरीके से सीखा है। और सच तो ये है कि बुधवार को अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने क्षेत्र के हर एक अरब देश पर, क्षेत्र भर में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन इजराइल पर एक भी मिसाइल नहीं दागी। यहाँ इजराइल में सब कुछ शांत था।
गुरुवार को सुबह के शो के लिए मैं यरूशलेम में गलील इज़राइल रेडियो स्टेशन गया। जॉर्डन के ऊपर क्षितिज पर साफ आसमान में झड़प की खबरों के अलावा मैंने जेट की छोड़ी हुई सफेद लकीरें या रोकी गई मिसाइलों का गुबार देखी। हाँ, 2.5 साल की जंग के बाद हम उन्हें पहचानना जानते हैं। तो जब हमारे चारों तरफ सब कुछ उथल पुथल हो रहा था, तब भी हमारा दिन अच्छा और अपेक्षाकृत शांत रहा। हमने हिजबुल्लाह पर कई बार हमला किया और ईरान, जो पिछले पूरे हफ्ते अमेरिका के साथ बातचीत को लेबनान की घटनाओं से जोड़ने पर अड़ा हुआ था, उसने बार बार अनदेखा किया कि यहां क्या हो रहा था। ईरान आखिरी दौर में 3 स्पष्ट रणनीतिक लक्ष्यों के साथ उतरा था। पहला, एक ऐसा समीकरण बनाना जिससे हिजबुल्लाह इजराइल पर बिना बेरूत के तहरीर जिले में जवाबी हमले के स्वतंत्र रूप से हमला कर सके। दूसरा, एक और समीकरण जिसमें ईरान सीधे इजराइल पर हमला कर सके, बिना इसके कि इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ स्वतः प्रतिक्रिया हो। और तीसरा, इसका उद्देश्य इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, विशेष रूप से नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच दरार पैदा करना था। लेकिन बाद की घटनाओं से साफ है कि ईरान तीनों मोर्चों पर असफल रहा। इजराइल ने दहिये पर हमला कर दिखा दिया कि हिजबुल्लाह को छूट नहीं है और उसका छिपना किसी इलाके को सुरक्षित नहीं बनाता। इजराइल ने ईरानी हमले का जवाब देकर दिखा दिया कि तेहरान को इजरायली क्षेत्र पर हमला करने की छूट नहीं है। और वॉशिंगटन के साथ रणनीतिक दरार के बजाय हमने समन्वय, संवाद और दांव पर लगी चीजों की साझा समझ देखी, वो संकट नहीं जिसे तेहरान बनाना चाहता था। ईरान ने खेल के नियम बदलने की कोशिश की, लेकिन पिछले हफ्ते हकीकत से टकराने के बाद उसके नए समीकरण टिक नहीं सके। दिलचस्प है कि इस हफ्ते ईरान की घटनाओं में एक मजेदार भू राजनीतिक विडंबना भी दिखी, जो इजराइल के हमले के दौरान सामने आई। हाल ही में हुए युद्ध विराम के दौरान ईरान ने जमकर खरीदारी की। ईरान ने चीन से अत्याधुनिक विमान रोधी रक्षा प्रणालियां खरीदने पर अरबों डॉलर खर्च किए। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह अपने हाईटेक सैन्य उपकरणों पर गर्व करता है। कई लोग कहेंगे कि चीनी सिस्टम्स, रेडार और मिसाइल रक्षा प्रणालियां की अगली पीढ़ी हैं। ये बिल्कुल बेदाग हैं। फिर इस हफ्ते इजरायली वायुसेना आई और सिर्फ 3 घंटे में हमारे पायलटों ने अरबों डॉलर की हाई एंड चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स को धुएं और बेकार कबाड़ के ढेर में बदल दिया। असल में बेकार धातु। ईरान को शायद बीजिंग से अभी पहली इनवॉइस भी नहीं मिली होगी, लेकिन प्रोडक्ट की वारंटी अवधि पहले ही खत्म हो चुकी है। ये वैश्विक मंच पर एक स्टार रिव्यू है। चीन ने केवल सैन्य उपकरण नहीं गंवाए, इसने ग्राहक सेवा भी खो दी। अगर मैं आयतोल्ला होता तो रिटर्न पॉलिसी ढूंढता, लेकिन दुर्भाग्य से जलते लोहे पर रिफंड नहीं मिलता। और सारी नकारात्मकता एक तरफ, उन सभी लोगों के लिए जो लगातार पूछते रहते हैं कि अमेरिका को इजराइल के साथ अपने रिश्ते से क्या मिलता है, तो लीजिए, आपका जवाब यही है। अमेरिकी हथियार उद्योग अरबों डॉलर कमाएगा क्योंकि इजराइल उनके उद्योग की अहमियत साबित कर रहा है। वे कंपनियां अमेरिकी सरकार को टैक्स देती हैं, हमें नहीं। समझौता ज्ञापन के विवरण आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुए हैं। हमें यह भी नहीं पता कि ईरानी पक्ष में इसे साइन करने का अधिकार किसके पास है। और जो तस्वीर मैंने यहां जोड़ी है उसमें मृत खोमैनी का चेहरा है, मुझे यह पता है। इसी वजह से हमें नहीं पता कि ईरान में अधिकार किसके पास है। अगर रिपोर्टें सही हैं तो 60 दिन का समझौता एक अंतरिम समझौता है, तेल सुरक्षा और तुरंत संघर्ष का अंत, जबकि परमाणु मुद्दे को विश्व कप के बाद तक बातचीत की मेज पर डाल दिया गया है। इसी कारण कुछ विश्लेषक इसे अस्थायी कूटनीतिक सफलता मानते हैं, जबकि अन्य इसे अहम मुद्दे पर फैसले को टालना बताते हैं। हमने ये पहले भी देखा है। ट्रंप ने कहा था कि ईरानी अधिकारियों से नेक नियति से सौदा संभव नहीं है। वह होर्मुज जलडमरू मध्य से निकल रहे भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमले की कोशिश की निंदा करते हैं और इसे अस्वीकार्य बताते हुए ईरान से जल्द स्थिति सुधारने का आग्रह करते हैं। हम घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। आज सुबह तक जो जानकारी थी उसके आधार पर इजरायली विश्लेषक राफी हद्दाद का मानना है कि मौजूदा कदम कोई बीच का समझौता नहीं है, बल्कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक समन्वित रणनीति है। हद्दाद का कहना है कि वे पूरी तरह से एकजुट होकर काम कर रहे हैं ताकि ऐसी परिस्थितियों में टकराव की जमीन तैयार की जा सके जो ईरान को कमजोर कर दे और उसकी प्रतिक्रिया देने की क्षमता को निष्क्रिय कर दे। वे इसे ईरान के लिए जाल मानते हैं। हमारे अनुसार पहला चरण होर्मुज जलडमरू मध्य को बारूदी सुरंगों और तेल टैंकरों से साफ करना है। इससे तेल की कीमतें कम हो जाएंगी और ईरान से उसका मुख्य आर्थिक दबाव का हथियार छिन जाएगा।
विश्व कप के बाद अमेरिका से उम्मीद है कि वो ईरान के सामने सख्त परमाणु मांगे रखेगा, जानते हुए कि ईरान मना करेगा। जब जलडमरू मध्य साफ होगा और दुनिया तेल की कीमतों की बंधक नहीं रहेगी, तब अमेरिका और इजराइल की ईरान की परमाणु ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। हद्दाद का कहना है कि ईरान समझ गया है कि यह एक जाल है, इसलिए वह हस्ताक्षर करने से हिचक सकता है, क्योंकि टैंकरों के जाने के बाद अगला निशाना वही होगा। इसमें इजराइल की भूमिका क्या है? ट्रंप और नेतन्याहू ने गुरुवार रात बात की। इजराइल ने बयान में कहा, वो समझौता ज्ञापन का पक्षकार नहीं है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप की इस प्रतिबद्धता की सराहना की कि अंतिम समझौते में संवर्धित सामग्री हटाने, संवर्धन अवसंरचना को ध्वस्त करने, मिसाइल उत्पादन सीमित करने और ईरान द्वारा अपने क्षेत्रीय आतंकी प्रॉक्सी समूहों को समर्थन बंद करना शामिल होगा। शुक्रवार को नेतन्याहू ने साफ कहा, जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूं, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। वह वही स्थिति दोहरा रहे हैं जिसका दशकों से समर्थन किया है। वो बहुत ध्यान से 3D शतरंज खेल रहे हैं। नेतन्याहू का बयान खासकर उपराष्ट्रपति JD वेंस के इस हफ्ते दिए गए इंटरव्यू के बाद बेहद अहम है, जिसमें दो मुख्य बातें साफ हुईं। नेतन्याहू यानी इजराइल एक अच्छा साझेदार रहा है, हम साथ काम करते रहेंगे। उन्होंने दोहराया कि जहां हित अलग हैं, वहां अमेरिका अपने देश के सर्वोत्तम हितों को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए। हम वही करेंगे जैसा आज ही ठीक 1 साल पहले ऑपरेशन राइजिंग लायन में किया था, जब हमने ईरान की रक्षा नष्ट कर उसकी इजराइल पर हमला करने की क्षमता को प्रभावित किया था। हमने आयतुल्ला और ईरान के उन नेताओं को खत्म कर दिया जो सालों से हमारी मौत चाहते थे। हमने ये 10 दिनों तक अकेले किया। संभवतः आगे भी हमें यही करना पड़े। अब जब हमने देख लिया क्या हुआ, चलिए पहेली का आखिरी हिस्सा देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहां क्या कर रहे हैं? सच तो यह है, और मैंने पहले भी कहा है, हम में से कोई भी वास्तव में नहीं जानता। और शायद यही पूरी बात है। ट्रंप जानबूझकर अस्पष्ट रहने, जानबूझकर गुमराह करने और एक सोशल मीडिया पोस्ट से दूसरे तक, एक प्रेस बयान से दूसरे तक पूरी तरह से विरोधाभासी होने में माहिर हैं। उन्हें ठीक ठीक पता है कि मीडिया को कैसे उकसाना है और उन्हें उसी चीज पर केंद्रित रखना है जिस पर वे चाहते हैं कि मीडिया केंद्रित रहे। वो एक बात ट्वीट करते हैं, फिर किसी और चीज पर टिप्पणी या बयान देते हैं और उनके प्रेस सचिव कुछ और कह देते हैं। वो फोन पर हुई शिखर वार्ता में कुछ कहते हैं, विदेश मंत्री टीवी न्यूज चैनलों पर कुछ और बोलते हैं, जबकि उनके काम अलग कहानी दिखाते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, बात यहां तक पहुंच जाती है कि उनके सबसे वफादार समर्थक भी सिर खुजाते रह जाते हैं कि उनकी असली मंशा क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर ट्रंप के सबसे बड़े प्रशंसक इजरायली हैं। इसकी रणनीतिक अहमियत सोचिए। अगर हम बाहर इतने उलझन में हैं, तो सोचिए ईरानियों की हालत कैसी होगी, जो डरे और घबराए हैं और अगली चाल समझने की कोशिश कर रहे हैं। शतरंज के आविष्कारक अब शतरंज की बिसात पर एक भूत से जूझ रहे हैं और ट्रंप अपना खेल खेलते हैं। यह कुछ दिलचस्प संभावनाएं खोलता है कि यह शासन वास्तव में कैसे हार सकता है बिना अमेरिका के एक भी गोली चलाए। पहले उनकी भौगोलिक स्थिति देखें। ईरान एक बड़ा और फैला देश है। कहा जा रहा है कि वर्षों से इजराइल ने ईरान के वीरान और बिना निगरानी वाले इलाकों में चुपचाप ऑपरेशनल बेस और सामरिक हवाई पट्टियां स्थापित कर लिए हैं, वो भी शासन की नाक के नीचे। तेहरान को हर रात ये सोचकर बैठना पड़ता है कि कहीं खतरा पहले से ही उनके घर के अंदर तो नहीं है। दूसरा, ट्रंप के समय चयन पर ध्यान दे। शायद वो अमेरिका में होने वाली बड़ी घटनाओं को देख रहे हैं। रोनाल्डो और मेसी का वर्ल्ड कप के साथ खेलना, संयुक्त राज्य अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ आने वाले मिड टर्म चुनाव। तो हो सकता है उन्होंने तय किया हो कि अभी के लिए कोई जोरदार अव्यवस्थित युद्ध उनके एजेंडे में नहीं है। खेल से एक दिन पहले उन्हें संदेश भेजें, अमेरिकी सेनाएं लंबी तैनाती से बचें। जब मैंने मूल रूप से यह शो रिकॉर्ड किया था, तो मेरे दिमाग में एक विचार था कि क्या होगा अगर वो लंबा मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा हो। अब मुझे यकीन है कि वो यही कर रहा है। वो जानबूझकर ईरान को यह महसूस करा रहा है कि वे अपने उल्लंघनों के साथ बच निकल रहे हैं, उन्हें अपनी रणनीतिक उपलब्धियों पर घमंड करने दे रहा है और उन्हें यह सोचने के लिए बहका रहा है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका को सफलतापूर्वक मात दे रहे हैं। और जब वे ईरानी अपनी झूठी जीत का जश्न मना रहे हैं और मान रहे हैं कि वे बस समय काट रहे हैं, असलियत यह है कि कड़े आर्थिक प्रतिबंध और होर्मुज जलडमरू मध्य के चारों ओर कसता शिकंजा
यही वह चीज है जो चुपचाप धीरे धीरे उनकी अर्थव्यवस्था का गला घोंट रही है। ट्रंप शायद मानते हैं कि अगर वे उन्हें लंबे समय तक भ्रमित और आत्मसंतुष्ट रखें तो शासन भीतर से ही ढह जाएगा। क्या यही उनकी मास्टर प्लान है? हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन भू राजनीतिक युद्ध के रंगमंच में अपने दुश्मन को अपनी असली मंशा से पूरी तरह अनजान रखना, यही असली ताकत है। एक महत्वपूर्ण बात है कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अमेरिकी हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की अगर सबसे बड़ी नहीं तो सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक है। वो इसे बनाए रखने की रणनीति अपना। इजराइल मजबूत और दृढ़ देश है। हमारी अद्भुत सैन्य क्षमताएं एक साधारण सच्चाई का परिणाम है। हमारी लड़ाई अस्तित्व की है। हमारे लिए ये जीवन मरण का सवाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति हमारा सम्मान उनकी सहायता के लिए कृतज्ञता और साझा मूल्यों से उपजता है। और दिन के अंत में जब हमारे कट्टर दुश्मन, जो हत्यारी कट्टर धार्मिक विचारधारा के नेतृत्व में हैं, हमारे विनाश का आह्वान करते हैं और उस इच्छा को पूरा करने की कसम खाते हैं, तो हम इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। और हम वो सब करेंगे जो हमें करना है जब भी जरूरत होगी, ताकि उस खतरे को दूर किया जा सके। पश्चिम के लोगों को, चाहे वे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में हों, ये याद रखना चाहिए कि हमारे दुश्मन वही आपके साथ भी करना चाहते हैं जैसा वे खुलेआम कहते हैं। वे पहले ही ये अन्य तरीकों से कर रहे हैं। एक धीमी, लगातार और सोची समझी घुसपैठ। ये शर्म की बात है कि जब हमारी पूरी पश्चिमी सभ्यता के अस्तित्व के लिए खतरा सिर्फ दरवाजे पर ही नहीं बल्कि आपकी सड़कों पर भी मौजूद है। ये कि राजनीतिक वामपंथ में इतने सारे राजनेता हैं जो सक्रिय रूप से एक क्रूर, हत्यारे दुश्मन का साथ दे रहे हैं। चाहे आप संयुक्त राज्य अमेरिका को देखें या यहीं इजराइल में, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने अपने घरेलू विरोधी के प्रति अपनी नफरत को अपने अपने देशों की भलाई के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण एकमात्र चीज के आड़े आने दिया है: पूर्ण विजय। वे अपने देश को जीतते देखने के बजाय अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को हारते देखना ज्यादा पसंद करेंगे। और जिस संस्था को टोकना था वो पूरी तरह ढह गई है। पहले मीडिया भरोसेमंद प्रहरी था जो नेताओं को जवाबदेह बनाता और उनकी बुरी प्रवृत्तियां रोकता था। अब वो प्रहरी मौजूद नहीं है। आधुनिक पत्रकार अपनी राजनीतिक पसंद को रिपोर्टिंग पर हावी होने दे रहे हैं और भूमिका छोड़ रहे हैं। हमारी सामूहिक स्वतंत्रता और आजादी को बनाए रखने के लिए पश्चिमी देशों को एकजुट करने के बजाय वे सक्रिय रूप से विभाजन पैदा कर रहे हैं। वे इन विभाजनों को बढ़ावा दे रहे हैं, समाज को टुकड़ों में बांट रहे हैं और हमारे संकल्प को कमजोर कर रहे हैं, ठीक उसी समय जब हमें एकजुट होकर एक अडिग मोर्चे के रूप में खड़े होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। पहले वे शनिवार के लोगों के लिए आएंगे, वे रविवार के लोगों के लिए आएंगे। वे हमारे मूल्यों को नहीं मानते और हमारे आपसी मतभेदों की भी परवाह नहीं करते। उनके लिए हम सब एक जैसे हैं, काफिर यानी गैर विश्वासी, जिन्हें खत्म करना जरूरी है। तो अब समय आ गया है कि हम गैर विश्वासी भी विश्वास करना शुरू करें, उन पर विश्वास करें और ये माने कि वे हमारे साथ जो करने वाले हैं उसमें वे पूरी तरह गंभीर हैं। जिससे मैं इसी के साथ समाप्त करता हूं, इतिहास की पहली झूठी खबर। मुझे हमेशा पसंद है कि मैं हमारे शो का समापन बाइबल से मिली एक सीख के साथ करूं। सच कहूं तो इस हफ्ते मुझे बिल्कुल सही कड़ी ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। शुक्रवार को मैंने डोरॉन कोहेन का प्रसारण सुना, जो माअरिव अखबार के संपादक और गलील इजराइल रेडियो के होस्ट हैं, जहां मैं भी होस्ट हूं। डोरॉन ने बताया कि पिछले हफ्ते की पाराशा यानी साप्ताहिक तोराह का हिस्सा जासूसों की कहानी थी। गिनती की किताब में मूसा ने इजराइल के हर गोत्र से 12 जासूसों को प्रतिज्ञात भूमि की जासूसी के लिए भेजा। उन्होंने शानदार विचार साझा किया, जिसे मुझे लगा कि मुझे आपके साथ जरूर साझा करना चाहिए। डॉन कोहेन के अनुसार मूसा द्वारा भेजे गए 12 जासूस मानव इतिहास के पहले पत्रकार थे। मूसा ने उन्हें वैसे ही मैदान में भेजा जैसे आज संपादक रिपोर्टर को बीट कवर करने भेजते हैं। वे उस समय के मध्य पूर्व संवाददाता थे। वहां जाकर देखो क्या हो रहा है और लौटकर जनता को बताओ, यही मोशे ने कहा था। और जब वे लौटते हैं तो क्या होता है? हम आधुनिक मीडिया पक्षपात और फेक न्यूज का ठीक वही जन्म देखते हैं। मैंने डॉक्टर रॉन श्लाइफर के साथ इजराइल की विदेशी प्रेस कवरेज पर किताब लिखी है और इसका नाम फेक न्यूज की जन्मस्थली रखना चाहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कितना सही था। तो उन तथाकथित रिपोर्टरों में से 10 वे जासूस लौटते हैं और पूरी तरह से घबराहट फैला देते हैं। वे डर की कहानी सुनाते हैं। ये आपदा है, हम जीत नहीं सकते, हमें दूर रहना चाहिए, ये जमीन निवासियों को निगल जाती है,
उन्होंने उन्माद फैलाया और राष्ट्र की आत्मा कुचल दी। क्या आज जब आप खबरें देखते हैं तो ये परिचित सा लगता है? लेकिन फिर आपके पास इस मामले को कवर करने वाले दो और पत्रकार हैं, योशुआ और कालेब। वे हकीकत से अनजान नहीं हैं। वे ये दिखावा नहीं करते कि चुनौतियां मौजूद नहीं हैं। वे कठिनाइयों की सच्ची और ईमानदार रिपोर्ट देते हैं। फिर भी वे इस अंतिम सत्य को नजरअंदाज नहीं करते कि हम पार पा सकते हैं, जीत सकते हैं। डरपोक 10 जासूसों और 2 वफादार जासूसों के बीच का फर्क वही है जो एक भ्रष्ट मीडिया के बीच है, जो हमारे हौसले को कमजोर करना चाहता है, और उस सच्चाई के बीच है, और वो सच्चाई जो एक देश को अपनी चुनौतियों के सामने डटकर खड़े होने की ताकत देती है। आज का एपिसोड खत्म होते ही इसे याद रखें। घबराहट को अपने हौसले को तोड़ने मत दें। येशुआ बिन नून और कालेब बिन येफुने जैसे बने। हकीकत स्वीकार करें, लेकिन भगवान में विश्वास न खोएं। हम जरूर विजय पाएंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं डैनियल सीमैन अगली बार स्ट्रेट अप पर JNS TV स्टूडियो यरूशलेम, इज़राइल से मिलूंगा।